हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले। जी हाँ, जो कि आज का हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास तो मैं आपको यहाँ पे समरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। जी हाँ, और समरी से ही जो आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा, और मैं साथ साथ में आपको जो ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर कराने वाला हूँ। तो आपको क्लास के लास्ट तक हर हाल में बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग यहाँ पे चलते हैं चैप्टर की ओर। तो मैं बता दूं कि जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, इसके जो राइटर है कौन है, मनोहर मालगांवकर। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो मीनिंग है हमारे चैप्टर का, जो मीनिंग है उसको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। जी हाँ, यानी जो पिंच होता है, पिंच मतलब क्या होता है, चुटकी। ए पिंच ऑफ स्नफ, आप स्नफ से मतलब कह सकते हैं कि एक टाइप का यानी खैनी, यानी एक चुटकी खैनी हमारा जो आज के लेसन का है उसका मीनिंग है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ओर। तो मैं आपको यहाँ पे जो हमारा राइटर है मनोहर मालगांवकर, उनके यानी उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे समरी को देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है, मनोहर मालगांवकर बी यानी बॉर्न कब हुए थे, 1913 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो ये आपको याद रखनी है कि कब पैदा हुए थे वो, 1913 ईस्वी में। इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जी हाँ, वे क्या थे, यानी प्रसिद्ध, वेल नोन यानी प्रसिद्ध एक नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे, और साथ साथ में वो क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे प्रसिद्ध। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। जी हाँ, और उन्होंने यानी लगभग 25 से भी ज़्यादा जो प्रकाशन का क्रेडिट है उनके पास है। जी हाँ, यानी उन्होंने 25 से भी ज़्यादा प्रकाशन को नहीं लिखा है। चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट बोला है, क्या बोला जा रहा है, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। जी हाँ, यानी जो उनकी जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो उनके वर्क में शामिल है, कौन से शामिल है, डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेस हो गया, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बियर। जी हाँ, ये इनके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क्स हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिएगा। जी हाँ, क्योंकि जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बनेगा, तो आपको हर हाल में पॉइंट को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, यानी जो हमारा आज का जो लेसन है वो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी यानी एक छोटी सी कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जी हाँ, थी उसी से इसको लिया गया है, किससे, यानी समकालीन शॉर्ट स्टोरीज से जो कि हमारी इंग्लिश में थी उसी से इसको लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। जी हाँ, और जो हमारा आज का जो लेसन है वो क्या है, फुल ऑफ विट मतलब क्या होता है, यानी बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है हमारा आज का लेसन। जी हाँ, यानी विट का मतलब क्या होता है, यानी बुद्धि, जिसको हम लोग कह सकते हैं यानी क्लेवरनेस, और रोमांच से भरा हुआ है हमारा आज का चैप्टर। तो आप लोग ध्यान से समरी को देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा रोमांच और कैसा फनी लेसन है हमारा आज का। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। जी हाँ, यानी इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो पाठक है, जी हाँ, जो हमारा रीडर है उसकी जो उत्साह है, उसकी उत्साह किस में है, यानी मनोहर मालगांवकर है हमारे जो राइटर है, उनकी जो कथा की जो यथार्थता है उसी से क्या है, यानी उनकी उत्साह अपनी जाहिर होती है। जी हाँ, जिस प्रकार उन्होंने अपनी कथा में यानी कॉमेडी के जरिए उन्होंने यानी इस चीज़ को प्रस्तुत किया है, इससे उनकी एक्साइटमेंट यानी उत्साह देखने को मिलती है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे समरी की ओर। जी हाँ, तो मैं आपको इस जो लेसन है इसका समरी बता दूंगा, और आप लोग समरी से ही जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और साथ साथ में जो मेन पॉइंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा कहाँ पे आपको नोट करना है, और आपको हर हाल में नोट करना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको यह याद रखनी है कि जो हमारा आज का लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी जो हमारे राइटर है कौन, मनोहर मालगांवकर, उसी के द्वारा लिखा गया है। एन आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर। जी हाँ, और वो जो थे क्या थे, आउटस्टैंडिंग यानी बहुत ही शानदार क्या थे, इंडो एंग्लियन राइटर। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है इंडो एंग्लियन, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यानी उस राइटर को इंडो एंग्लियन राइटर कहा जाता है, जो कि लिखता किस में है, अंग्रेजी में लिखता है, इंग्लिश में राइटिंग करता है, यानी इंग्लिश में कुछ भी पोएट हो गया या कोई भी स्टोरी लिखता है, लेकिन उनका यानी जो नेटिव लैंग्वेज यानी जो उसका तो देसी लैंग्वेज होना चाहिए, इंडिया का कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि
कोई भी राइटर हो गया वो इंग्लिश में राइटिंग करता है, लेकिन उनका जो नेटिव लैंग्वेज है मान लो क्या होना चाहिए, गुजराती होना चाहिए, मराठी होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान का कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, तो उस राइटर को हम लोग इंडो इंग्लियन राइटर बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसी प्रकार जो हमारा यानी जो मनोहर मालगांवकर था वो क्या था, इंडो इंग्लियन राइटर था। द राइटर हैज़ नरेटेड द एंटिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नानू काका हिज मैटरनल अंकल। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो राइटर है और जो उनका यानी जो नानू काका है, इस चैप्टर का जो हमारा जो मेन यानी जो पात्र है, ये कैरेक्टर है, वो कौन है, नानू काका। तो उनका दोनों का संबंध क्या है, यानी जो नानू काका है हमारे राइटर के क्या है, वो मैटरनल अंकल यानी मामा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द राइटर हैज़ नरेटेड द एंटिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नानूका हिज मैटरनल अंकल, यानी जो राइटर है उन्होंने अपने यानी जो मामा है उनके जो हरकत है, जी हाँ, उनकी जो हरकत है, जो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो उनकी क्रियाएं हैं, उन्हीं को क्या किया, नरेट किया, उन्हीं का वर्णन किया है इस लेसन में। एंड टेल्स अस हाउ नानू काका रीचेज द एसिलॉन्स ऑफ पावर विद हिज लाइज एंड डिसीट्स। जी हाँ, और यहाँ पे वो बताते हैं कि कहते हैं कि उनके जो मामा थे नानू काका, वो कैसे एसिलॉन्स मतलब क्या होता है, एसिलॉन्स ऑफ पावर यानी जो शक्ति है, यानी इतने बड़े मतलब विभाग में वो कैसे यानी बिना पावर के, बिना इसके यानी झूठ और किसकी सहायता से, छल कपट की सहायता से पहुंचे, वो ये भी बताते हैं। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन में देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे वो यानी छल और झूठ से पहुंचे थे। चलिए अब सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इस पैराग्राफ को भी। नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर हु इज ए डेप्टी सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन अंडर ए मिनिस्ट्री। जी हाँ, जो नानू काका है वो पहुंचते हैं कहाँ, किसके घर पहुंचते हैं, राइटर के घर पहुंचते हैं, जो कि क्या है वो यानी अंडर मिनिस्ट्री। जी हाँ, मिनिस्ट्री के अंडर वो क्या है, यानी डेप्टी सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोबेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई किसी चीज़ पोस्ट में रहता है और जब शुरुआती दिनों में यानी टेस्टिंग टाइम में रहता है, यानी जब उसका टेस्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोबेशन। यानी वो डिप्टी सेक्रेटरी में क्या था, वो अंडर यानी उसका अब तक ये टेस्टिंग चल रहा था इस चीज़ का। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही होता है। दाओ ही डज नॉट लाइक नानू काका। जी हाँ, यानी हालांकि जो राइटर था उनको यानी जो नानू काका था वो क्या था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था, यानी नानू यानी जो राइटर को नानू काका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही एकम्पनीज हिम टू प्लीज हिज मदर, यानी जो राइटर था यानी जो अपने नाम यानी मामा जो नानू काका है उसके साथ जो जुड़ा हुआ था, वो किसके कारण जुड़ा हुआ था, यानी प्लीज हिज मदर, यानी उनकी माँ के रिक्वेस्ट, यानी उनकी माँ के कहने पर वो अपने मामा से जुड़ा हुआ था, यानी उनको अपने मामा को पसंद नहीं करता था बिल्कुल भी। नानू काकाज मिशन इज टू मीट ए मिनिस्टर। जी हाँ, यानी उनका जो यानी मिशन था, यानी जो उनका जो लक्ष्य था वो क्या था, मीट ए मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर से मिलने का उनका क्या था, मिशन था। ही हैज़ ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। जी हाँ, उन्होंने जो यात्रा की थी वो कैसी यात्रा की थी, यानी उनका टिकट था वो कैसा था, थर्ड क्लास टिकट था, लेकिन उन्होंने यात्रा कौन सी इसमें की थी, सेकंड क्लास में की थी। जी हाँ, और ये सेकंड क्लास में क्यों थी, क्योंकि जो थर्ड क्लास था उसमें एक भी रूम खाली नहीं था, जिसके कारण उसे यानी सेकंड क्लास में सीट मिला था और सेकंड क्लास में ही वो ट्रेवल किए थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। He meets Sohanlal Rathiram, a big leader of the party, and wins his trust, flaunting his closeness to हजरत बरकत अली। जी हाँ, यानी जो सोहनलाल यानी जो हमारे नानू काका है वो किससे मिलते हैं, सोहनलाल रतिराम से मिलते हैं, जो कि एक क्या है, बिग लीडर यानी बहुत बड़े नेता है यानी किसी पार्टी के। एंड विंस हिज ट्रस्ट, फ्लॉन्टिंग हिज क्लोजनेस टू यानी हजरत बरकत अली। जी हाँ, क्योंकि जो सोहनलाल यानी जो हमारे राइटर है नानू काका है वो यानी मिनिस्टर से यानी मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो वो जो हमारा सोहनलाल रतिराम है जो कि एक खुद बड़े नेता है, तो उनका जो वो ट्रस्ट जीतते हैं वो किस प्रकार जीतते हैं, वो बताते हैं कि जो हजरत अली है मैं उसकी काफ़ी काफ़ी क्लोज हूँ, यानी वो मेरे क्या है यानी जानने वाले, मैं उसके बहुत ही करीब हूँ। इसी प्रकार क्या करता है वो यानी उनका यानी सोहनलाल रतिराम का जो ट्रस्ट है वो जीतता है, जो कि हजरत अली जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इवन ए बिग लीडर ऑफ द पार्टी। जी हाँ, यानी जो पार्टी के बहुत ही बड़े ये नेता रहते हैं। और जो नानू काका है वो यानी सोहनलाल रतिराम को कहते हैं कि हजरत अली जो बरकत अली है वो मेरे जानने वाले हैं, यानी मेरे क्या है ये क्लोजनेस, यानी हम साथ साथ रहते हैं, जिस कारण से सोहनलाल रतिराम का यानी जो ट्रस्ट है वो क्या कर लेता है, भरोसा है वो जीत लेता है। ही अस्योर्स रतिराम ऑफ द फॉरेन पोस्टिंग ऑफिस सम। जी हाँ, यानी वो भरोसा सोहनलाल रतिराम का भरोसा जीत लिया और उससे क्या करता है, वो आश्वासन देता है उसको, यानी भरोसा दिलाता है, क्या दिलाता है कि वह जी उसका जो बेटा है उसका पोस्टिंग जो है यानी विदेश में करा देगा। जी हाँ, यानी इतना उसका ट्रस्ट जीत लिया कि जो सोहनलाल रतिराम है उसको यानी अपने बेटे का विदेश में पोस्टिंग लगाने के लिए यानी क्या करता है,
कहता है। ही ड्यूप्स एक कार एजेंसी, जी हाँ वो एक कार एजेंसी को क्या करता है, वो धोखा देता है। धोखे से क्या करता है, कार एजेंसी में बहुत बड़ी कार को क्या करता है, वो हायर करता है, किराए पर लेता है। जो कि जो हमारा राइटर है वो खुद क्या करता है, अपने स्वयं वो गाड़ी को चलाता है। यानी उन्होंने कार एजेंसी को जो चीज़ जो सो बोल करके उन्हें एक बड़े कार क्या करता है, बड़ी कार किराए पर लेता है और इसी किराए से क्या करता है, वो मिलने के लिए अपने मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। जी हाँ, जैसा कि देख पाएंगे जो पूरा कहानी है क्या है, काफ़ी यानी क्या है, मनोरंजक कहानी है। जी हाँ, क्योंकि इस कहानी में झूठ और क्या यानी क्लेवरनेस को दिखाया गया, यानी बुद्धिता को दिखाया गया है। किसका, नानो काका के, किस प्रकार वो यानी लोगों को धोखे में रखते हैं। ही पुट्स ऑन क्लोथ्स ऑफ ए हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट। जी हाँ, यानी क्या करते हैं, ही पुट्स ऑन क्लोथ यानी वो कपड़े पहनते हैं। कैसा कपड़े पहनते हैं, रियासत के वंशानुगत ज्योतिषी के। जी हाँ, यानी जो रियासत में जो वंशानुगत यानी जो ज्योतिषी होते हैं उस टाइप के वो क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। एंड इम्प्रेस द वेलफेयर मिनिस्टर सो मच, और जो वेलफेयर मिनिस्टर रहता है उसको काफ़ी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं अपने कपड़े यानी अपने ओढ़ावा पहनावा से काफ़ी क्या करते हैं, उसको इम्प्रेस कर देते हैं। दैट द मिनिस्टर रेसिप्रोकेट्स बाई विजिटिंग हिम। जी हाँ, और जो मिनिस्टर होते हैं, जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट्स। रेसिप्रोकेट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, जिस प्रकार जब कोई बड़ा आता है तो क्या होते हैं, यानी जो बैठे रहते हैं आदमी क्या होते हैं, थोड़ा सा नहीं साइड ले लेते हैं, यानी जगह देते हैं बैठने के लिए। और अगर खड़े होते हैं तो क्या होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। उसी प्रकार जो मिनिस्टर यानी जो वेलफेयर मिनिस्टर है, नानो काका को यानी इस तरह का मतलब लिबास में देखकर क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकेट्स यानी करते हैं। द राइटर वंडर्स एट नानो काकाज आर्ट ऑफ लाइंग एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल एंड माइटी। जी हाँ, और जो उनके साथ में जो नानो काका जो हमारे राइटर रहते हैं वो काफ़ी वंडर्स यानी काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जो नानो काका का जो आर्ट ऑफ लाइंग यानी झूठ बोलने की जो कला है, और उनकी जो विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पावरफुल एंड माइटी, यानी इतने जो शक्तिशाली, इतने जो पावरफुल लीडर है उनके यानी उनके पास यानी ट्रस्ट जीत लेना, यानी उसकी इसको देखकर ये काफ़ी क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं। कौन, यानी हमारे राइटर मनोहर मालगांवकर। द स्टोरी इज थ्रू आउट ह्यूमरस एंड हाईली अम्यूजिंग। जी हाँ, यानी जो हमारा जो स्टोरी है क्या है, हर तरह से हर दृष्टि से ये क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है, यानी हास्यपूर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनी बोलते हैं। यह क्या है, एक तरह का फनी स्टोरी है। और क्या है, ये हाईली अम्यूजिंग यानी अत्यधिक मनोरंजक कहानी है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग समरी से पता ही चल गया होगा कि किस प्रकार की ये यानी रोमांचक कहानी है। जी हाँ, तो हमने समरी के माध्यम से आपको बता दिया कि ये किस प्रकार की कहानी है और इस कहानी में क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारा मैंने बता दिया। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। जी हाँ, और आप लोगों को अगर आंसर पता नहीं होगा तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नानो काका वाज इंस्टॉल्ड इन। जी हाँ, यानी नानो काका जब हमारे राइटर के घर आए तो उनको यानी कौन से रूम में यानी कहाँ पे रखा गया, यानी कहाँ पे उनको सोलाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी ऑथर्स बेडरूम। जी हाँ, जो हमारा जो लेखक है उसी के बेडरूम में उसको रखा गया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, द ऑथर हैड टेकन। जी हाँ, यानी जो ऑथर है, जो हमारा राइटर है, उन्होंने यानी कितने दिन की यानी छुट्टी ली थी, यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं क्या हो जाएगा, 2 डेज लीव हो जाएगा, यानी उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। कौन, हमारे ऑथर। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, और आपको ऑथर और राइटर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक वर्ड आता है कंपोजर, तो ऑथर, राइटर और कंपोजर ये तीनों वर्ड एक ही, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नानो काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। जी हाँ, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है, यानी जब कोई भी लैंग्वेज बोलते हुए आपको यानी क्या होती है, परेशानी होती है। जब नानो काका को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी तो वह किस लैंग्वेज में, यानी किस लैंग्वेज में टर्न हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, नहीं उसका मदर टंग। जी हाँ, यानी जब भी वो किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को बोलने में क्या होते थे, यानी परेशानी होती थी, यानी बोल नहीं पाते थे, तो वो अपने मदर टंग में यानी वापस आ जाते, यानी अपने मातृभाषा में वो बोलने लगते थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोला जा रहा है। 4 में ध्यान से देखिए, नानो काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड गॉन इन। जी हाँ, यानी नानो काका सोचते हैं कि जो सेक्रेटरी है उन्होंने ट्रीट किया, कैसा ट्रीट किया, कोल्डली। जी हाँ, काफ़ी यानी शांति से हमारा क्या किया, ट्रीट किया, यानी हमको रिस्पेक्ट दिया। बिकॉज दे हैड गॉन इन, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि दे हैड गॉन इन ए बिगर कार, वो ऐसा सोचते हैं कि हमने यानी बड़ी कार में गया, इसलिए जो सेक्रेटरी हमको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए बिगर कार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। 5 में नानो काका टुक आउट हिज
चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, जी हाँ, यानी नानू काका ने टुक आउट यानी अपना चेक बुक निकाला और कितने रुपये का चेक लिखा उन्होंने। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, 1000 रुपीज़। जी हाँ, ये सारे ऑब्जेक्टिव को आपको साथ साथ में नोट करते चलना है जी हाँ, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप लिख के दोबारा उसको रिवाइज ना कर लें। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, जी हाँ, यानी जो नानू काका दिल्ली आ रहा था, तो वो क्यों आ रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो मिनिस्टर को देखने आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी सम मिनिस्टर्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है। नानू काका वाज ऑथर्स, जी हाँ, यानी नानू काका जो था ऑथर्स का यानी हमारे राइटर का वो क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो मामा थे, यानी उनकी माँ का भाई। तो क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है। द ऑथर हैज़ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, जी हाँ, यानी जो ऑथर था उनको यानी कॉम्प्लेक्स यानी किसी चीज़ का शक व शोभा था, किसके बारे में, यानी मिनिस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, जी हाँ, जो नानू काका थे उन्होंने ट्रेवल यात्रा किया था कौन सी क्लास में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उनकी जो टिकट थी वो 3rd क्लास की थी, लेकिन वो 3rd क्लास में सफ़र नहीं किए थे, वो 2nd क्लास में सफ़र किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। और क्लास अच्छी लगी तो आपको हर हाल में लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, जी हाँ, और आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं 12th क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट है सबका क्लास आपको कराऊंगा। तो आपको हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, जी हाँ, यानी ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर जो नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी ऑथर ने नानू काका के किस चीज को पकड़ा था उन्होंने। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उनके पास एक बास्केट थी, किसके पास, नानू काका के पास, उन्होंने यानी ऑथर को वो पकड़ने के लिए दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है। द बास्केट कंटेंट, जी हाँ, यानी जो बास्केट यानी नानू काका ने ऑथर को पकड़ने के लिए दिया था, तो उस बास्केट में क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक कैट यानी उस बास्केट में क्या था, एक बिल्ली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कैट के जगह में आप किटन भी दे सकता है। जी हाँ, यानी किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। तो आपको ये भी याद रखने हैं, यानी कैट या किटन कुछ भी हो सकता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला जा रहा है। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द 2nd क्लास बिकॉज, जी हाँ, यानी उनके पास तो 3rd क्लास की टिकट थी, लेकिन उन्होंने 2nd क्लास में क्यों सफ़र किया, क्यों ट्रेवल किया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास, यानी 3rd क्लास में कोई भी रूम खाली नहीं था, जिसके कारण से उनको 2nd क्लास में यात्रा करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है। द ऑथर वाज मियरली, जी हाँ, यानी मियरली का मीनिंग क्या होता है, यानी सादे तौर पर, आम तौर पर। जो द ऑथर यानी जो हमारे राइटर थे वो सादे तौर पर क्या थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी एंड अंडर सेक्रेटरी क्या था, वो प्रोफेशन से क्या था, वो एंड अंडर सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, जी हाँ, हमारा जो आज का लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगांवकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है। मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन, जी हाँ, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ए पिंच ऑफ स्नफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जा रहा है। नानू काका रोड ए चेक फॉर डैश रुपीज़, जी हाँ, यानी उन्होंने जो चेक निकाला था और चेक में लिखा था, तो कितने रुपए लिखा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी 1000 यानी 1000 रुपये उन्होंने चेक में लिखा था। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट हुआ, जी हाँ, यानी जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन था जो नानू काका जिससे मिलने का प्लान किया था वो कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जा रहा है। रतिराम वाज द सन ऑफ, जी हाँ, यानी रतिराम जो था वो किसका बेटा था, किसका सन था। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, जी हाँ, मैंने आपको ह्यूमरस का मीनिंग बता दिया था, यानी क्या होता है हास्यपूर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ये ह्यूमरस स्टोरी है, यानी हास्यपूर्ण कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है।
देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, जी हाँ यानी जो वर्ड है ये सेंटेंस है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी यानी ऑनेस्टी ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं, ये किसने कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी नानो काका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, जी हाँ यानी कौन नरेटर्स की यानी जो राइटर्स की फैमिली को देखने आ रहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, नहीं उनके मामा नानो काका हो जाएगा, नहीं राइटर के मैटरनल अंकल। चलिए अब 21 भी हो चुका है, अब 22 को देखेंगे। आप लोग नोट करना किसी हाल में मत छोड़िएगा, जी हाँ अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप किसी हाल में इसको याद रख नहीं पाएंगे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, जी हाँ यानी कौन मिनिस्टर के पास जोधपुरी कोर्ट में गया था वो आपको बताने हैं। तो ये 22 का ऑप्शन नंबर सी यानी मनोहर मालगांवकर, यानी जो कि हमारा क्या है ऑथर है यानी राइटर है, वही जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्ब, दिखाई जो जोधपुरी कोट पहने थे और कौन से कलर की उन्होंने पगड़ी पहनी थी? यहाँ पे ऑरेंज कलर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये उनका यानी जो कैरेक्टर है उनके बारे में बताया गया, यानी किस टाइप के वो कपड़ा पहने थे, तो ये आपको याद रखने हैं, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। नानो काका वाज टू स्टे फॉर, जी हाँ यानी जो नानो काका जो आए थे वो कितने दिन के लिए आए थे, कितने दिन ठहरने के लिए आए थे वो, यानी कितने दिन उनको ठहरना था? तो भाई 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 2 और 3 डेज, जी हाँ क्योंकि जो नानो काका आए थे वो 3 दिन की छुट्टी लेकर के वो आए थे, तो उनको 2 से 3 दिन ठहरना था यानी राइटर के घर में। चलिए अब 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानो काकाज विजिट, यहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी है उसका मतलब यानी जो हमारे राइटर थे वो क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे ना, जी हाँ। तो उनको कौन इन्फॉर्म करता है यानी नानो काका की हमारे घर यानी विजिट करने हमको आ रहे हैं, तो उनको कौन बताया था? तो उनकी माँ ने ये बताया था कि जो मेरे भाई यानी जो तुम्हारे मामा है वो हमारे घर विजिट करने आ रहे हैं। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? नानो काका वाज रिलेटेड टू द नरेटेड एज ही वाज हिज मदर, जी हाँ इन जो नानो काका का है, नानो काका और जो ऑथर है उनका संबंध मैंने रिलेशन बता दिया है कि क्या थे, यानी उनकी माँ के क्या थे वो भाई थे, तो क्या हो जाएगा पे मदर्स ब्रदर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, जी हाँ ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है इसमें मेन कैरेक्टर यानी मेन पात्र कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी नानो काका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ यानी स्टोरी का जो मेन पात्र है वो नानो काका ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 नानो काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, जी हाँ यानी सबके पास एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो यहाँ पे नानो काका के पास कौन सी क्वालिटी थी उनके पास? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी टेलिंग लाइज हो जाएगा, यानी झूठ बोलने की उनके पास क्या थी? यूनिक क्वालिटी थी, यानी जो कि किसी के पास नहीं थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है? 29 में नानो काका हैंडेड ओवर ए चेक फॉर 1000 रुपीज टू, जी हाँ यानी उन्होंने जो 1000 रुपये का जो चेक काटा था वो चेक काट के उन्होंने किसको दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो धोबी, यानी उन्होंने धोबी को दिया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? नानो काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, जी हाँ यानी उन्होंने जो कपड़ा पहना था मैंने आपको बता दिया था कि वो यानी रियासती वंशानुगत ज्योतिषी का उन्होंने क्या किया था? कपड़ा यानी हुलिया बनाया था, तो वो कहाँ के राजा के यानी वंशानुगत ज्योतिषी का मतलब रूप धारण किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निन्नौर, जी हाँ यानी जो निन्नौर के महाराजा थे उनके जो यानी वंशानुगत जो ज्योतिषी थे उन्हीं का उन्होंने क्या किया था? पोर्ट्रेट यानी चित्रित किया था अपने आप को, उसी के जैसा बनाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निन्नौर के महाराजा यानी महाराजा ऑफ निन्नौर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? 31 में नानो काका वाज ए वेरी डैश मैन, जी हाँ तो वो कैसे मैन थे आप सबको बताइए? क्या थे वो? क्लेवर मैन, काफी चालाक आदमी थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए, जी हाँ तो हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है? मैंने पहले ही बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, जी हाँ यानी जो ए पिंच ऑफ स्नफ है इसमें यानी किसका वास्तव में ये दिखाया गया है, कैरेक्टर स्केच दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने नानो काका के कैरेक्टर स्केच को इसमें बताया गया है, वास्तव में यानी उसका डिटेल में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। क्या बोला था 34 में? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए।
मनोहर माल गांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। जी हाँ, तो वो प्रोबेशन यानी क्या थे वो, तो मैंने बता दिया था कि वो क्या थे, प्रोबेशन से अंडर सेक्रेटरी में थे, तो ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने आज की इस क्लास में आपको जो इंट्रोडक्शन है, जो समरी है और जो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल कंप्लीट कवर करा दिया। अगर आपने इस क्लास को नहीं किया है तो आपको हाल में पूरे क्लास को करना जरूरी है, आपको 1 सेकंड का भी स्किप नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा, इसलिए आपको साथ साथ में नोट भी कर लेना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।